नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें ये अगला वीडियो लेक्चर है। यह जो 500 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है इसमें सभी एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है और विकल्पों के माध्यम से आप अनेक फैक्ट्स को जान रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। यह जो पूरी सीरीज है इसका पीडीएफ इंग्लिश मीडियम का है और इसे बाइलिंगुअली एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है वो बाइलिंगुअल है और इसे आप इंग्लिश मीडियम के पीडीएफ के रूप में देखते हैं। अगर आप हिंदी माध्यम की इच्छा रखते हैं तो वो सीरीज पहले ही बन चुकी है, उसका पापा वीडियो लॉन्च हो चुका है, आप वहाँ जाकर चैनल में उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। आगे बढ़े इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, आइए पहले उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित होते हैं। इसके अलावा यूपी SSC द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स के लिए और EPFO के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगर आप इनसे जुड़ने की इच्छा रखते हैं, इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई एक या इससे ज़्यादा, तो यहाँ जो कॉलिंग नंबर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, 2 नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन करेंगे तो यहाँ जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो मिल जाएगी। तरह तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं, इतने तरह के कार्यक्रम यहाँ चलते हैं, इनसे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये जो फ्री वाला ग्रुप है, ये वाला देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से है ना, ये वाला, ये टेलीग्राम का चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा ओनली UPPSC बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इस नाम से भी है। दोनों में से किसी एक को या दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो एक तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, और दूसरी चीज़, जितने भी नोटिफिकेशन है, जितनी भी आवश्यक सूचनाएं हैं वो आप तक समय से पहुँचती रहेंगी, आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे, तो इसे जरूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा YouTube पर ऑफिशियली वर्तमान में हमारे 4 चैनल चल रहे हैं, तो चारों से आप जुड़े रहिए, उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है और उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, और जो वीडियो आप देखते हैं वह भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वह भी हमेशा फ्री थे, हैं और रहेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हो तो आप लाइक करिए, अगर आप ठीक समझते हो तो शेयर करिए। शेयर करने से ये दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। और अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप असंतुष्ट हैं। तो असंतुष्ट होने का मतलब ये है कि आप अपने असंतोष का कारण बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कौन सी चीज़ पसंद नहीं आ रही है, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। और ट्विटर पे हमारा चैनल सक्रिय है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अब ट्विटर पे उपलब्ध है, तो इस नई मुहिम में आप भी जुड़ जाइए। यहाँ पे आप फॉलोअर्स बन सकते हैं या लगातार इसे विजिट कर सकते हैं। यहाँ तरह तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं, उनका आप पूरा आनंद लीजिए, पूरा लाभ लीजिए। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। यहाँ पर 2 लिस्ट दी हुई है, दोनों लिस्ट को आपस में आपको मैच कराना है और बताना है कि कौन सा किससे मेल खाएगा। लिस्ट 1 में कुछ लेखकों के नाम है, कुछ ऑथर्स के नाम है, और लिस्ट 2 में कुछ किताबों के नाम है, उनकी बुक्स के नाम है। दोनों को सही सही मेल कराना है। देख लीजिए, पहला है भगवान दास गिडवानी, इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका नाम आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा। इसके बाद पंडित बाल गंगाधर तिलक, ये भी प्रसिद्ध है। इसके बाद प्रोफेसर एडमंड लीच, ये विदेशी हैं। तो इन व्यक्तियों के नाम यहाँ लिस्ट 1 में मौजूद है। लिस्ट 2 को आप देखिए, यहाँ किताबों के नाम है। सबसे ऊपर है सत्यार्थ प्रकाश, बेहतरीन पुस्तक है, जिंदगी में अगर कभी अवसर मिले तो अवश्य पढ़िएगा। इसके बाद जो बी वाली है उसको देखिए, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, यहाँ पे आर्यों का जो स्थान है, निवास स्थान है, वो आर्कटिक प्रदेश बताया गया है। इससे भी आप गेस कर सकते हैं कि इसके राइटर कौन हो सकते हैं। इसके बाद सी वाली जो बुक है उसका नाम है रिटर्न ऑफ आर्य, आर्यों की वापसी। इसके बाद जो डी वाला है उसको देखिए, इसमें कहा गया है कि कल्चर थ्रू टाइम एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, ये पूरा बुक का नाम है। तो ये 4 किताबें हैं, टोटल 4 हैं और 4 इसके ऑथर हैं। मैच करा के देखिए कि कौन सा किससे मैच करेगा। ये आपके ऑप्शंस है और ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें मैच कराना आसान है, इसे आप गेस वर्क के जरिए भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो सत्यार्थ प्रकाश है वो आप आराम से मिला सकते हैं, आप सभी जानते हैं ये किसकी रचना है। दयानंद सरस्वती के अलावा इतनी महान पुस्तक कोई लिख ही नहीं सकता, तो ये हो गया। अब इसके बाद पंडित बाल गंगाधर तिलक वाला जो नाम है, तो इनको मिला लीजिए आप आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस से। 2 लोग मिल गए, यानी तीसरे वाले का बी हो गया और दूसरे वाले का ए हो गया। तो तीसरे का बी और दूसरे का ए, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको यहाँ मिलेगा बी वाले में, सीधा सीधा। यानी 2 आपको अगर नहीं भी मालूम है, मान लीजिए भगवान दास वाला नहीं मालूम है और ये एडमंड लीच का नहीं मालूम है, तब भी आप प्रश्न को सही सही हल कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए। पहले परीक्षा में जब आप जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो वहाँ जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके सामने होते हैं तो उसमें पहले जितने आ रहे हैं उनको एक बार में कर डालिए और जितने नहीं आ रहे हैं उन पे बाद में विचार करिए और उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाइए।
आप देखिएगा कि कम से कम 50% क्वेश्चन आपके अपने आप हल हो जाते हैं। अब सिर्फ तुक्केबाजी नहीं, आपके पास कुछ नॉलेज रहेगा तभी आप उसे हल कर पाएंगे। एकदम से मतलब नील बटे सन्नाटा होकर जाएंगे तब अलग बात है। तो ऐसा कोई नहीं होता। सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट होते हैं वो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही के जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप आराम से एलिमिनेशन मेथड लगाकर अच्छे अच्छे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं जिनके बारे में आपके पास सिर्फ 5% नॉलेज था, बाकी 95% गेस था। तो ये गेस वर्क कभी कभी कट ऑफ मार्क से आपको पार करा सकता है और करा देता भी है। और जो लोग रिस्क लेने से चूकते हैं वो पीछे रह जाते हैं, कट ऑफ में बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। फिलहाल तो ये प्रश्न हल करने की टेक्निक है। यहाँ पर अगर आपको 2 का पता था, मतलब दयानंद सरस्वती का आप जानते ही हैं और बाल गंगाधर तिलक का आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस हो जाएगा। तो 2 के आधार पे आपने बाकी 2 का भी ढूंढ लिया। इसका बी वाला करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, CABD। तो मिलाकर देख लीजिए बाकी को भी। देखिए 2 को तो आपने मिला लिया, ये मैच कर गया। अब बचे हैं 2 लोग, भगवान दास गिडवानी को देख लीजिए किससे मेल खाएगा। पहले वाले का सी वाला हो जाएगा, यानी रिटर्न ऑफ आर्य, ये किसकी रचना है? ये भगवान दास गिडवानी की रचना है। और बचे हैं प्रोफेसर एडमंड लीच, तो इनकी रचना है कल्चर थ्रू टाइम एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। ये जो बुक है ये इनके द्वारा लिखी गई है। तो इनका जो सीधा मेल है सामने से ही हो जाएगा। इस प्रकार से इसे मैच कराएंगे। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। यहाँ स्टेटमेंट आपका पीछा करने लगे एक बार फिर से। कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना। अब ओल्डेस्ट का मतलब कितना ओल्ड? तो 2200 यानी 2200 BC की बात की जा रही है। तो 12,200 BC इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज वाज फाउंड इन इराक। यह जो सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में लिखा गया है और यह प्राप्त हुआ है इराक से, ऐसा यहाँ कहा गया है। इसके बाद कहा गया है बी वाले स्टेटमेंट में कि द ट्रीटी बिटवीन 2 ट्राइब्स खत्ती एंड मिटानी या मितन्नी, यहाँ पे खत्ती और मितन्नी नाम के 2 ट्राइब्स थे, 2 जनजातियां या 2 कबीले थे, उनके बीच में संधि। इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है जो बोगज कोई अभिलेख है उससे। बोगज कोई जो इंस्क्रिप्शन है उससे हमें खत्ती और मितन्नी नाम के जो ट्राइब्स हैं, जिन्हें कि यहाँ खट्टी और मिटन्नी दिया हुआ है ये उच्चारण इसका ऐसा है, इसे सही सही उच्चारण करिएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा खत्ती और मितन्नी। तो ये 2 ट्राइब्स के नाम है, 2 जनजातियों के नाम है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये 2 कबीले हैं। तो इनके बीच में झगड़ा हुआ था और उसके बाद ट्रीटी हुई, संधि हुई है। तो उस समझौते का वर्णन हमें बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होता है। बोगज कोई जो इंस्क्रिप्शन है वहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद कहा गया है कि आयरन इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में आयरन का उल्लेख मिलता है, यानी लोहे का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। और इसके बाद जो डी वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि अ टोटल ऑफ 41 रिवर्स आर मेंशन्ड इन वैदिक संहिता। जो वैदिक संहिता है उसमें कुल 41 नदियों का वर्णन या 41 नदियों का जिक्र प्राप्त होता है। मतलब 41 रिवर्स को यहाँ मेंशन किया गया है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। जो सही हो उसकी तलाश आपको करनी है। जो शुरुआती 2 हैं, मतलब जो पहले और दूसरे वाले इसमें स्टेटमेंट्स हैं ए और बी वाले, उसमें इंस्क्रिप्शन के बारे में दिया हुआ है, मतलब जो अभिलेख है उनके बारे में दिया है। और जो लास्ट वाले 2 हैं उसमें छिटपुट जानकारियां दी हुई हैं। इनको देखकर आपको पता लगाना है कि कौन सा करेक्ट है। ये आपके ऑप्शंस हैं, सभी सही है या इसमें से कुछ सही है, देखकर बताइए। जो करेक्ट हो उसकी तलाश आपको करनी है। ये आपके क्वेश्चंस हैं और ये आपके जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब है ओनली ए एंड बी। इसमें जो करेक्ट है वो ए और बी वाला सही है, मतलब ए और बी एकदम सही है और जो सी और डी है वो इनकरेक्ट है। ए सही है और बी सही है, लेकिन सी और डी यहाँ पे गायब है, गलत है। कैसे गलत है तो आइए देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 1400 BC was found in Bogaskoi, located in Western Asia or Asia Minor, Turkey. This inscription mention a treaty between 2 tribes, खत्ती and मितन्नी। जो खत्ती और मितन्नी कबीले हैं उनके बीच में जो संधि का उल्लेख है वो हमें यहाँ पे किससे प्राप्त होता है, इसकी जानकारी दी गई है। तो यह जानकारी है 1400 BC के समय की, मतलब 1400 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड था उस समय हमें प्राप्त हुआ है जो अभिलेख, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। और ये स्थान कौन सा है? ये बोगज कोई नाम का स्थान है, इसीलिए इसे बोगज कोई इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। और ये क्षेत्र है कहाँ पर, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो वेस्टर्न एशिया वाला जो पोर्शन है, मतलब एशिया माइनर की बात की जा रही है, जो तुर्की वाला हिस्सा है, वहां से इसकी प्राप्ति हुई है। इसे हम देखते हैं तो वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है बोगज कोई के बारे में, जिसमें कि ट्रीटी की चर्चा की गई है, मतलब ये संधि की बात कही गई है 2 कबीलों के बीच में, ये एकदम करेक्ट है।
इसके बाद और देख लीजिए, इसमें आगे दिया हुआ है टू प्रोटेक्ट द टर्म ऑफ ट्रीटी, मतलब जो संधि के प्रावधान थे या संधि के जो नियम कायदे थे, टर्म एंड कंडीशन थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए यहाँ पर कुछ देवताओं को विटनेस के तौर पे यूज किया गया है, साक्षी बनाया गया है, जैसे कि इंद्र है, मित्र है, वरुण है और नासत्य है। इन्हें यहाँ पे विटनेस के तौर पे यूज किया गया है, मतलब इन्हें साक्षी बनाया गया है कि अगर आपने संधि के नियमों को तोड़ा तो ये देवता आपको दंडित करेंगे, ये देवता ऊपर से देख रहे हैं और आपको यहाँ दंड देंगे, ऐसा लोगों का विश्वास था। इसके बाद ये तो ठीक है कि जो सही था उसकी चर्चा हमने कर ली, जो गलत है उसको देख लीजिए। अ टोटल ऑफ 31 रिवर्स आर मेंशन इन वैदिक संहिता। वैदिक संहिताएं जो है या वैदिक संहिता जो है उसमें कुल मिलाकर 31 नदियों का जिक्र मिलता है। वहाँ कितना दिया है? 41 दिया है, इसलिए डी वाला इनकरेक्ट हो जाता है। इसके बाद और भी है, उन्हें देख लीजिए। ऑफ विच 25 आर मेंशन इन ऋग्वेद अलोन। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अकेले ही 25 नदियों का वर्णन प्राप्त होता है, मतलब ये जो टोटल 31 है उसमें से अकेले जो 25 नदियां हैं उनका वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसके बाद कहा गया है कि द नदी सूक्त ऑफ ऋग्वेद मेंशन 21 रिवर्स ऑफ विच द इंडस रिवर इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड, मतलब इसमें सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है और कुल मिलाकर जो नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों की चर्चा की गई है, 21 कुल रिवर्स का यहाँ उल्लेख किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो वैदिक संहिता थी यानी वेदों की पूरी जो सीरीज थी उसमें हमें कुल मिलाकर 31 नदियों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें से कि 25 नदियों का जिक्र, 25 नदियों का जो उल्लेख है वो अकेले ऋग्वेद से प्राप्त होता है, ये इसमें कहा गया है। इसके बाद देयर इज नो मेंशन ऑफ आयरन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें आयरन का उल्लेख कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। आयरन का जो मेंशन करने की बात कही गई है तो वो हमें यहाँ कहीं भी नहीं मिलता है, लोहे का उल्लेख नहीं मिला है। तो इसलिए इसमें सही कौन सा होगा? ए और बी वाला इसमें करेक्ट होगा, यानी पहला दूसरा सही है, लेकिन जो सी और डी है वो कैसा है? इनकरेक्ट है। आयरन यहाँ से मेंशन नहीं किया गया है और 41 रिवर की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ 31 रिवर होना चाहिए। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपने एक्सप्लेनेशन को देखा। 57 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ फिर से कुछ स्टेटमेंट्स हैं। द रिवर गंगा इज मेंशन वंस एंड यमुना रिवर थ्राइस इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार और यमुना नदी का थ्राइस अर्थात 3 बार उल्लेख प्राप्त होता है, 3 बार इन्हें मेंशन किया गया है। वैदिक लिटरेचर इज फेमस बाय नेम श्रुति। जो वैदिक लिटरेचर है मतलब वैदिक साहित्य है उन्हें श्रुति के नाम से पहचाना जाता है, यानी वो प्रसिद्ध है श्रुतियों के नाम से। इसके बाद सी वाला जो स्टेटमेंट है उसको देखिए। द अर्लीस्ट 3 वेदास ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद आर कॉल्ड वेद त्रयी। जो प्रारंभिक 3 वेद है, शुरुआती दौर के जो 3 वेद है, सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद है। आपने शंकराचार्य वाला जब मठों का वर्णन देखा था, भारत के 4 कोने पे 4 मठ, तो वहाँ वेदों का जिक्र आया था। तो सबसे पुराना इसमें ऋग्वेद है। इसके बाद फिर सामवेद, यजुर्वेद, तो यह जो है ये शुरुआती वेद कहे जाते हैं, अर्लीस्ट वेद कहे जाते हैं। और इन तीनों को संयुक्त रूप से हम कंबाइंडली यहाँ पे वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। त्रयी मतलब क्या? 3, तिकड़ी। तो यहाँ पे ये वेदों की तिकड़ी है, इसीलिए इसे वेद त्रयी कहा जाता है, ये सही बात है। इसके बाद ऋग्वेद इज प्रोबेबली कंपोज्ड इन सप्त सैंधव रीजन। और संभवतः ऐसा यहाँ पे संभावना व्यक्त की गई है, ये प्रामाणिक बात नहीं है। कहा गया है कि ऋग्वेद संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में रचा गया था। इसकी रचना का जो क्षेत्र है वो सप्त सैंधव प्रदेश है। इसमें जो लिखा गया है उसके आधार पर अंदाजा लगाया गया है, तो ऐसा यहाँ कहा जाता है। अब आपको ये बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। जो सही हो उसकी तलाश आपको करनी है, करेक्ट खोजना है। इसमें से जो करेक्ट हो उसकी तलाश आपको करनी है। स्टेटमेंट पहले देख लीजिए, ये 4 स्टेटमेंट है। वेदों के बारे में यहाँ कहा गया है। पहले तो नदियों का जिक्र इसमें कहाँ मिलता है और कितना मिलता है। गंगा और यमुना के बारे में कहा गया है। इसके बाद श्रुति शब्द का उल्लेख किया गया है। श्रुति जो है वो वैदिक लिटरेचर में फेमस रूप में नाम है, मतलब इसे वैदिक लिटरेचर को फेमस रूप में श्रुति कहते हैं। इस प्रकार से 4 स्टेटमेंट हैं। देखकर बताइए, इसमें जो ऑप्शन है वो देख लीजिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी जितने हैं सभी सही है। इसमें जितना कहा गया है सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब पहला वाला सही है कि जो रिवर गंगा है उनका एक बार उल्लेख मिलता है, गंगा नदी का एक बार उल्लेख प्राप्त होता है, एक बार उन्हें मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की बात की जा रही है। और यमुना नदी को 3 बार मेंशन किया गया है, 3 बार उनका जिक्र मिलता है। वैदिक लिटरेचर जो है वो श्रुति के नाम से फेमस है, मतलब उसे श्रुति कहा जाता है। इसी प्रकार से जो अर्लीस्ट 3 वेद हैं, मतलब 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद,
तो वह जो है संयुक्त रूप से या कंबाइंडली वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और सबसे नया वाला कौन है? अथर्ववेद है, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। इसके बाद जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट था उसमें कहा गया कि ऋग्वेद इज प्रोबेबली कंपोज्ड इन सप्त सैंधव रीजन। ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें सही कौन सा होगा? डी वाला होगा, यानी ऑल सभी सही है। एक्सप्लेनेशन इसकी दी तो नहीं है, लेकिन इसमें ये जान लीजिए कि देखिए जो सप्त सैंधव क्षेत्र की यहाँ बात कही गई है, सप्त सैंधव क्षेत्र के बारे में कहा गया है, तो इसका अंदाजा उन्होंने कैसे लगाया होगा? जितने इतिहासकार या जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये कैसे अंदाजा लगाया कि जो ऋग्वेद है वो प्रोबेबली यहाँ पे कंपोज किया गया है? इसलिए क्योंकि यहाँ की क्षेत्रीय जानकारी उस वेद से प्राप्त होती है। किसी लिटरेचर में, किसी स्क्रिप्ट में या किसी बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसके आधार पे हम गेस करते हैं कि वो किस समय में और किस परिस्थिति में लिखी गई है। तो वही चीज़ यहाँ भी है। ऋग्वेद शायद सप्त सैंधव प्रदेश में लिखा गया था और इसके जो तत्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव है वो इस पर साफ साफ दिखाई देता है। और बाकी बातें भी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। यहाँ पे 57 के बाद 56 आ गया है, तो आप इसे 58 मानिए। पीछे एक क्वेश्चन कम हो गया था, यहाँ एक क्वेश्चन जो है वो बढ़ जाता है। तो विच ऑफ दीज रिवर इज नॉट वन ऑफ द 4 रिवर्स? विच ऑफ दीज रिवर, यहाँ आंसर भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पूछा क्या गया है ये जान लीजिए। विच ऑफ दीज रिवर्स, इसमें से कौन सी नदियां हैं, इज नॉट वन ऑफ द 4 रिवर इन अफगानिस्तान मेंशन इन ऋग्वेद? अफगानिस्तान में पाई जाने वाली जो 4 नदियां हैं उनमें से इसमें से कौन सी नदी बिलोंग नहीं करती है? मतलब जिसका मेंशन ऋग्वेद में किया गया है, तो ऐसी अफगानिस्तान में पाई जाने वाली 4 नदियों का उल्लेख यहाँ किया गया है, उसमें से कौन एक नहीं है? तो कुभा है। कुभा को काबुल भी कहा जाता है। काबुल नदी या कुभा नदी, इसका प्राचीन नाम कुभा है। इसके बाद क्रुमु है। क्रुमु को वर्तमान में कुर्रम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से गोमती है, इसे गोमल कहा जाता है। गोमती एक अपने देश में भी है। इसके बाद विपाशा है। विपाशा को व्यास के नाम से आजकल हम जानते हैं। तो अलग अलग नदियों का जो कि ऋग वैदिक काल की है उनका अपना अपना पुराना नाम था। प्राचीन नाम से भी प्रश्न बनते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये बताना है कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से किन नदियों का मेंशन ऋग्वेद में किया गया है और कौन सी उसमें शामिल नहीं है। 4 नदियों का जिक्र यहाँ मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो डी वाला होगा, यानी व्यास नदी का उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता है। देखिए, द 4 रिवर ऑफ अफगानिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान क्षेत्र की बात की गई है, उल्लेख की सिर्फ बात नहीं की गई है। मतलब ऐसा नहीं कहा गया कि जो मेंशन किया गया है उसी को बताइए। यहाँ क्षेत्र जोड़ दिया गया है। तो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र की अगर नदियों की बात करें तो जो 4 रिवर्स यहाँ पे मेंशन की गई है उसमें एक तो कुभा है यानी काबुल, इसके बाद क्रुमु है, क्रुमु मतलब कुर्रम, इसके बाद गोमती है मतलब गोमल, और इसके बाद सुवस्तु है। सुवस्तु को आजकल हम लोग स्वात नदी के नाम से जानते हैं। तो ये 4 नदियां अफगानिस्तान की हैं जो कि यहाँ पे उल्लिखित है, मेंशन की गई हैं। इसके आधार पे हमने डी वाले विकल्प को चुना। इसमें से व्यास जो है वो बाहर हो जाती है, यानी विपाशा। यहाँ विपाशा वसु नहीं है बल्कि ये व्यास नदी है। आगे चलते हैं। 57 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऋग्वेद? ऋग्वेद के बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। देख लीजिए स्टेटमेंट ए को, देयर आर अ टोटल नंबर ऑफ, या ये देख सकते हैं कि देयर आर अ टोटल ऑफ 10 मंडल्स, मतलब ऋग्वेद के अंदर की जो संरचना है, अंदर का जो ढांचा है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर टोटल 10 मंडल, इसके अलावा 1028 सूक्त यानी 1028 सूक्त और 10,580 मंत्रास यानी 10,580 मंत्र, इतने कुछ ऋग्वेद में शामिल हैं। हर किताब में अध्याय, सर्ग और पर्व बटे हुए होते हैं। मतलब जो प्राचीन किताबें होती थी उनमें इस प्रकार से अध्याय, कांड, पर्व या सर्ग बटे हुए होते थे। वैसे ही यहाँ पर मंडल, सूक्त और मंत्र में इसे बांटकर देखा गया है। आजकल जैसे चैप्टर्स होते हैं वैसे ही पहले के समय में इस प्रकार से, जैसे महाभारत पर्व में बटा हुआ है, उसमें कई पर्व हैं, वैसे ही जो रामचरितमानस है या रामायण है उसमें कांड है। इसी प्रकार से आपको सर्ग भी मिलेंगे, सर्ग का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं। वैसे ही ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, टोटल 10 मंडल हैं, और हर मंडल के रचयिता अलग अलग जो विद्वान पुरुष हैं, जो कि ऋषि कहे जाते थे, वो माने जाते हैं। 1028 सूक्त हैं और 10,580 के करीब मंत्र हैं। ये यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है। ये टोटल ऋग्वेद से मिला है, ऐसा कहा गया है। इसके बाद मोस्ट ऑफ मंत्रास ऑफ ऋग्वेद आर रिलेटेड टू द कॉल ऑफ गॉड। यहाँ पे जो अधिकतर मंत्र है ऋग्वेद के, उनका संबंध ईश्वर की स्तुति से है, मतलब ईश्वर को पुकारने से है। इसके बाद 4 लेसन्स ऑफ ऋग्वेद आर फाउंड। इसके बाद जो डी वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि 2 to 7
मतलब दूसरे से लेकर 7वें मंडल के बारे में कहा गया है। यहाँ डिवीजन अगर किया जाए, ऑफ ऋग्वेद आर कॉन्सिडर्ड द, यहाँ पे कहा गया है कि द ऑफ द ऋग्वेद आर कॉन्सिडर्ड द ओल्डेस्ट, मतलब ऋग्वेद के जो ये मंडल है उसमें से दूसरे से लेकर 7वां मंडल जो है, दूसरे मंडल से लेकर 7वां मंडल जो है वो ओल्डेस्ट माना गया है, सबसे प्राचीनतम माना गया है। इसका मतलब ये है कि उसकी रचना सबसे पहले हुई है। अब आपको ये सब देखने हैं और बताना है कि कौन सा नॉट करेक्ट है। जो इनकरेक्ट हो उसकी तलाश आपको करनी है। स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। अब इसके बाद जो ऑप्शन है उसको देख लीजिए। ए एंड सी वनली, बी एंड डी वनली सी, या नॉन ऑफ दीज। इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एक भी करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट नहीं हो सकता है। यहाँ आप देख कर बताइए, इनमें से कोई भी गलत नहीं हो सकता है या कुछ गलत हो सकते हैं, एक से ज़्यादा गलत हो सकते हैं। ये आपके विकल्प हैं और ये आपका क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी वनली सी। इसमें जो सी है वो इनकरेक्ट है। अब सी है कौन सा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सी वाला कौन सा है, 4 लेसन्स ऑफ ऋग्वेद आर फाउंड। ऋग्वेद के 4 लेसन्स पाए गए हैं, ये यहाँ पे गलत है। और जो इनकरेक्ट हो उसी की तलाश हमें करनी थी, नॉट करेक्ट को हमें ढूंढना था। इसमें हमने देखा इसका जो सी वाला है वो इनकरेक्ट है और इसके आधार पे हम किसको चुनेंगे, सी वाले आंसर को चुनेंगे, वनली सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द ऋग्वेद इज कॉन्सिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ आर्यंस। आर्य सभ्यता के या आर्यों के सबसे प्राचीनतम जो लेख हैं या जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं उसमें ऋग्वेद को कॉन्सिडर किया जाता है, माना जाता है। देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ डिवोशन इन इट। इसमें जो है हमें इस प्रकार की चीजें मिलती हैं। और देयर आर 3 लेसन्स ऑफ ऋग्वेद। यहाँ पर ऋग्वेद के 4 लेसन्स नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, बाकी जो है वो तो इंट्रोडक्शन है। इसमें जो हमने 4 देखा था वो गलत क्यों हुआ, संख्या गलत दी थी। उसकी जगह कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कुल मिलाकर 3 लेसन्स ऋग्वेद के मिलते हैं। इसमें साकल है, यहाँ देख लीजिए, साकल है, इसके बाद बालखिल्य है और वास्कल है। इस प्रकार से 3 लेसन है और इसके अंदर अलग अलग सूक्त संग्रहित हैं। जैसे कि जो साकल है उसके अंदर 1017 सूक्त है टोटल। इसी प्रकार से जो बालखिल्य है, बालखिल्य नाम से एक अलग क्षेत्र बनाया गया है, मतलब एक अलग पार्ट डिवाइड किया गया है, लेसन है, तो उसमें 11 सूक्त है, कुल टोटल 11 सूक्त है। इसी प्रकार से वास्कल है, यहाँ पे 56 सूक्त है। लेकिन जो वास्कल वाला क्षेत्र है, मतलब वास्कल वाला लेसन है, वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यानी ऋग्वेद का कुछ हिस्सा अभी भी उपलब्ध नहीं है, इसकी उपलब्धता नहीं पाई जाती है। तो इसके आधार पे हमने सी वाले को चुना है, यानी वनली सी जो है इसमें इनकरेक्ट है, जिसमें कि कहा गया है कि 4 लेसन्स ऑफ ऋग्वेद आर फाउंड। यहाँ पर 3 लेसन्स होंगे, न कि 4। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, जो कि कायदे से 59 है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है। यहाँ पर मंडल दिए हुए हैं, ऋग्वेद के मंडलों का उल्लेख है और वहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब उसके रचयिता कौन है, उसके रचयिता कौन से संत है, इनका नाम दिया हुआ है। तो देख लीजिए, फर्स्ट मंडल है, सेकेंड मंडल है, थर्ड है और फोर्थ है। लिस्ट 2 को आप देखिएगा, रिलेटेड जो सागाज है, मतलब जो साधु है, तो इसमें विश्वामित्र है, वामदेव है, इसके बाद गृहस्थसमद है और अंत में जो मधुछंद, दीर्घात्मा और अंगिरा है। और जो लास्ट वाला है, ई वाला, इसमें 5 दिए हुए हैं। तो लास्ट वाला जो है वो अत्रि है। ये महापुरुषों के नाम, मतलब ऋषियों के नाम है। और इन ऋषियों ने किन मंडलों की रचना की है ये हमें बताना है। फर्स्ट मंडल, सेकेंड मंडल, थर्ड मंडल, फोर्थ मंडल और एक नीचे 5 है, यानी 5th वाला भी, उसको भी हमें देखना है। और नाम कौन कौन से हैं, विश्वामित्र है, वामदेव है, गृहस्थसमद है, इसके बाद मधुछंद, दीर्घात्मा और अंगिरा है, और इसके बाद अत्रि है। ये सब ऋषि है। ऋषियों ने ऋग्वेद को लिखा था, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर विकल्प आपके सामने है, इसे मैच कराना है। मैच करा के देखिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब है DCABE। उसके आधार पे इसे मिला लेते हैं, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, पहले वाले का डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाले का अंगिरा वाला जो ये वाला विकल्प है ये हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा वाला है, सेकेंड वाला, उसका सी हो जाएगा, ऐसे मिलाएंगे। उसके बाद जो थर्ड वाला है उसका ए हो जाएगा, विश्वामित्र। फिर इसके बाद जो फोर्थ वाला है, यहाँ आप डी वाले को देख रहे हैं, तो फोर्थ वाले का बी वाला हो जाएगा, वामदेव। और लास्ट में जो 5 वाला है वो अपने सामने ही है, अत्रि, उससे मिला लेंगे। तो इस प्रकार से इसे मैच कराएंगे और इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ये वाला। यहां तक हमने इन क्वेश्चंस को देखा। अब आगे के जो प्रश्न है उस पर अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।